गरीब किसान का बेटा। सरजू गांव के एक कोने में मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा जर्जर घर था, जिसकी छत पुरानी टीन और तिरपाल से ढकी रहती थी। बारिश की बूंदें आते ही छत के कई हिस्सों से पानी टपकने लगता। आंगन में मिट्टी के 2 चूल्हे, एक टूटी चारपाई और बगल में खड़ी 2 बकरियां, यही इस गरीब किसान परिवार की पूरी दौलत थी। घर का मालिक था रामलाल, एक मेहनती लेकिन संघर्षों से दबा किसान। खेत उसके थे, पर फसल मौसम की मार में हमेशा छोटी ही हो जाती। उधार लेकर बीज बोना, उधार लेकर खाद डालना और फिर फसल बेचकर उधार चुकाना, ये चक्र कभी खत्म ही नहीं होता था। रामलाल का बेटा अंशु, उम्र 12 साल, इन्हीं कठिनाइयों के बीच बड़ा हो रहा था। अंशु का चेहरा गोरा सांवला, आंखें बड़ी बड़ी और उनमें एक अजीब चमक थी, मानो आसमान को छूने का सपना उनमें बसा हो। गरीबी ने उसे कमजोर नहीं किया था, बल्कि उसके भीतर एक अदम्य साहस पैदा कर दिया था। अंशु रोज सुबह 5 बजे उठता। पहले बकरियों को चारा डालता, फिर पिता के साथ खेत में जाता। पिता हल चलाते, अंशु पीछे पीछे चलता और मिट्टी के ढेलों को तोड़ता। धूप इतनी तेज होती कि कई बार उसकी पीठ जल जाती, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। एक बार पिता ने उससे पूछा, बेटा, थक तो नहीं गया? अंशु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बाबा, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तब आपको खेत में नहीं जाना पड़ेगा। रामलाल अपनी थकी आंखों में आंसू छुपाता हुआ बोला, बड़ा आदमी, हमारे जैसे घरों के लड़कों के सपने ऐसे ही होते हैं बेटा। अंशु तुरंत बोला, नहीं बाबा, सपनों की कोई जात नहीं होती, मेहनत ही असली जात है। उस दिन पहली बार रामलाल को एहसास हुआ कि उसका बेटा सिर्फ गरीब किसान का बेटा नहीं, बल्कि भविष्य का योद्धा है। दोपहर की धूप में जब पिता खेत में काम कर रहे होते, अंशु अपनी फटी किताबें निकालकर पेड़ की छांव में बैठ जाता। शिक्षक उसकी बुद्धि की बहुत तारीफ करते। अंशु बहुत तेज दिमाग का है, इसे मौका मिला तो ये बहुत बड़ा कर सकता है। लेकिन घर की हालत अलग कहानी कहती थी। कई बार अंशु भूखा ही स्कूल जाता, कई बार फीस के लिए शिक्षक से समय मांगना पड़ता, कई बार नया बैग खरीदने की जगह पुराने बैग की टांके लगाए जाते। पर अंशु ने कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं। उसके अंदर आग थी। मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं, पर गरीबी में मरूंगा नहीं। रात को जब सभी सो जाते, अंशु कंडे की रोशनी में अपनी कॉपी भरता रहता। उसके पिता कहते, मत पढ़ बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन अंशु कहता, बाबा, अगर मैं अभी ना पढ़ूं तो जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। उसने एक दिन अपनी कॉपी में लिखकर दीवार पर चिपकाया, मेरा उद्देश्य, अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकालना। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, अंशु की पूरी जिंदगी का लक्ष्य था। धीरे धीरे गांव वालों को भी लगने लगा, ये लड़का कुछ अलग करेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अंशु के संघर्ष की असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। अंशु का स्कूल गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। रोज सुबह वो नंगे पैर ही निकल पड़ता। बरसात में कीचड़ से लड़ता, गर्मी में तपती सड़क पर दौड़ता और सर्दियों में ठंडी हवा से कांपता हुआ स्कूल पहुंचता। लेकिन स्कूल पहुंचते ही जैसे उसका दूसरा रूप जन्म लेता था। क्लास में सबसे आगे बैठकर, कभी ब्लैकबोर्ड को देखे बिना, कभी टीचर की हर बात को ध्यान से सुनकर, वो हर सवाल का जवाब पहली कोशिश में दे देता। गणित हो, विज्ञान हो, अंग्रेजी या हिंदी, हर विषय में वो तेज था। अक्सर टीचर कहते, अंशु के जैसा दिमाग हो तो पूरा गांव बदल सकता है। लेकिन किस्मत की एक अजीब बात होती है, जिसका दिमाग सबसे तेज होता है, अक्सर उसके घर में हालात सबसे कमजोर होते हैं। एक दिन स्कूल में अचानक फैक्ट्री के सामान का निरीक्षण होने वाला था। टीचर ने सब बच्चों से कहा, कल सभी बच्चे साफ सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर आना। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाई, लेकिन अंशु के चेहरे पर उदासी छा गई। उसकी यूनिफॉर्म की कॉलर फटी हुई थी, पैंट की 2 जगह पर पैबंद लगे थे और जूते तो थे ही नहीं। घर लौटकर उसने माँ से हिचकते हुए पूछा, माँ, कल साफ यूनिफॉर्म चाहिए, क्या सिलाई कर दोगी? माँ ने उसकी शर्ट उठाई और देखा। शर्ट इतनी बार सिल चुकी थी कि सुई भी अब थक गई थी। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, कोशिश करूंगी, लेकिन नई यूनिफॉर्म अभी नहीं ले सकते। अंशु समझ गया। वो चुपचाप आंगन में बैठ गया और किताबें खोलकर पढ़ने लगा। उस रात माँ ने जिस प्यार से उसकी यूनिफॉर्म को ठीक किया, उसमें एक माँ का पूरा दिल लगा था। हर टांका मानो ये कह रहा था, बेटा, एक दिन तू ऐसा आदमी बनेगा जो मुझे ये सिलाई का धागा पकड़ने भी नहीं देगा। अगले दिन जब अंशु स्कूल पहुंचा, कुछ बच्चों ने उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया। अरे देखो,
कितने पैबंद हैं, कहाँ से आया ये गरीब। लेकिन जैसे ही क्लास शुरू हुई, टीचर ने एक मुश्किल सवाल पूछा। क्लास का हर बच्चा चुप। अंशु ने हाथ उठाया। टीचर ने मुस्कुराकर कहा, बताओ अंशु। अंशु ने पूरा समाधान साफ साफ लिख दिया। टीचर ने हाथ थपथपाकर कहा, यही असली पढ़ाई है। जो बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे सब चुपचाप उसकी ओर देखने लगे, मानो पहली बार उन्हें समझ आया हो कि कपड़ों से नहीं, योग्यता से इंसान की पहचान बनती है। धीरे धीरे पूरा गांव उसकी पढ़ाई की चर्चा करने लगा। अंशु की पढ़ाई को देखकर स्कूल के मुख्याध्यापक ने भी उसके पिता रामलाल को बुलाकर कहा, रामलाल, ये लड़का एक दिन बहुत आगे जाएगा, बस इसे पढ़ाते रहना, ये गांव का नाम रोशन करेगा। रामलाल ने शर्म से कहा, साहब, घर की हालत बहुत खराब है, हम इसे कितना पढ़ा पाएंगे पता नहीं। मुख्याध्यापक ने रामलाल के कंधे पर हाथ रखा। पैसे की चिंता मत करो, अंशु जैसे लड़कों के लिए हम फीस माफ कर देंगे। ये सुनकर रामलाल की आंखें भर आई। उसने अंशु को गले लगाया और कहा, बेटा पढ़, जितना चाहता है पढ़। उस दिन अंशु देर रात तक पढ़ता रहा। धीमी रोशनी, फटी किताबें, लेकिन दिल में सपनों का सूरज चमक रहा था। लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। बोर्ड परीक्षा नजदीक आई और उसी समय घर पर बड़ी मुसीबत आ गई। पिता की फसल खराब हो गई, साहूकार ने कर्ज चुकाने को कहा, घर में राशन कम पड़ गया और माँ बीमार पड़ गई। अंशु के सामने दो रास्ते थे, पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करना या गरीबी के परवाह ना करके पढ़ाई जारी रखना। एक रात वो सोच में डूबा बैठा था। माँ ने उसे पुकारा, बेटा तू चिंता मत कर, तू सिर्फ पढ़ाई कर, हम जो है कर लेंगे। अंशु बोला, माँ मैं आपके लिए तो पढ़ रहा हूँ। और फिर उसने अपनी नोटबुक में लिखा, गरीबी मेरी मजबूरी नहीं, मेरी प्रेरणा है। इसके बाद अंशु और ज्यादा मेहनत करने लगा। वो रात देर तक पढ़ता, सुबह जल्दी उठकर दोहराता और हर क्लास में अपनी पहचान बनाता। कई महीनों की कड़ी मेहनत और पढ़ाई के बावजूद भाग्य का चक्र बदलने में वक्त लगता था। उस साल बारिश बहुत कम हुई और गर्मी असहनीय हो गई। रामलाल की उम्मीदें जो फसल में टिकी थी, वे धराशायी हो गई। खेत से लौटा फसल का मुनाफा केवल औसत भी न था। बीज, उर्वरक और मजदूरी का जो उधार लिया गया था, वो लौटाने लायक कुछ नहीं बचा। साहूकार लगातार दबाव डालने लगा। हर हफ्ते का ब्याज बढ़ता जा रहा था। एक शाम जब घर की चार दीवारी पर सन्नाटा था, साहूकार आया। उसके आंखें ठंडी और चेहरे पर हंसी नहीं थी, सिर्फ कड़वी जरूरत। उसने कहा, रामलाल, अगली किश्त नहीं चुकाई तो जमीन के कुछ हिस्से बैंक में गिरवी पड़ जाएंगे, समझे? रामलाल ने आंसुओं को निगल कर कहा, साहब थोड़ा समय दीजिए, फसल के पैसे मिलते ही चुका दूंगा। साहूकार गरज उठा, बोलना आसान है पर काम करना मुश्किल। वो चला गया और घर में असहायता की जो लहर आई, उतनी अचेतनीय थी कि घर के कोने कोने से घबराहट निकलती थी। माँ की आंखें सूजी हुई थीं। उसने चूल्हे पर जलते हुए आखिरी चोक का तेल देखा और चुप रह गई। रात को रामलाल बिस्तर पर बैठे रहे। उनके हाथ कांप रहे थे। ना तो सोया जा सकता था, ना कुछ कहा जा सकता था। अंशु ने सब कुछ देखा। उसने देखा कि पिता की पीठ पर रोज एक नया बोझ जुड़ रहा है। माँ की आंखों में चिंता गहरी होती जा रही है। अब वो सिर्फ पढ़ने वाला लड़का नहीं रह गया था, उसके कंधों पर भी घर की जिम्मेदारी का भार महसूस होने लगा। उसने पिता को एक कोने में बैठाकर कहा, बाबा, मैं कुछ काम करके पैसे लेकर आता हूँ, आप आराम कीजिए। रामलाल ने पहले नज़रअंदाज किया, बेटा पढ़ाई छोड़कर काम मत कर, पढ़ाई ही तेरी ताकत है। पर जब साहूकार के दबाव और घर की हालत की गंभीरता के बीच कोई चूक नहीं दिखी, तब पिता भी डर के आगे झुक गए। अगर नहीं तो हम जमीन बेचने पर मजबूर हो सकते हैं, रामलाल ने दबी आवाज में कहा। अंशु ने रात भर जागकर सोचा। वो जानता था कि मजदूरी करके कुछ सप्ताह का राशन तो आ जाएगा, पर पढ़ाई छोड़ देने का मतलब उस लक्ष्य को खोना था जिसके लिए पिता ने सारा जीवन झेला। उसने ठान लिया, नौकरी करके पढ़ाई भी जारी रखूंगा। अगले ही दिन उसने स्कूल के प्रधानाचार्य से मिलकर अपना हाल बताया। प्रधानाचार्य ने आंखों में कर्तव्य की चमक लिए कहा, हम तुम्हारी पढ़ाई जारी रखने का पूरा प्रबंध करेंगे, पर तुम भी कुछ सहायता करो। स्कूल के बाद ट्यूशन क्लास लेकर पढ़ाओ या विद्यालय के पुस्तकालय में देखभाल कर। इससे थोड़ा सा मान सम्मान और कुछ पैसों का इनाम मिल जाएगा। अंशु ने वो काम लेने की ठान ली। वो शाम को गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा, उनके लिए गणित और हिंदी के सरल असर पाठ। बच्चे उससे प्यार करने लगे। उन्हें उसके पढ़ाने का तरीका समझ आता था। इससे जो थोड़ी सी आमदनी हुई, वो घर के राशन और दवाई पर खर्च होने लगी।
पर साहूकार के दरवाजे पर ये महीना केवल बूंदों सा दिखा। कमाई बहुत कम थी। फसल का मुआवजा नहीं आया और एक सुबह साहूकार फिर आ गया। उसकी आवाज में अब नरमी नहीं थी। 3 दिनों के अंदर चुकाओ, नहीं तो मैं कदम उठाऊंगा। रामलाल की आंखों में बेबसी साफ दिखी। उसने सोचा कि जमीन का एक छोटा हिस्सा बेचकर ही कर्ज चुकाया जाए, पर खरीदार भी पैसे देकर तुरंत देने को तैयार न था। बाजार में कीमतें कम थी। एक रात जब परिवार की चीख सी खामोशी घर में छाई हुई थी, अंशु चुपके से माँ के पास गया और बोला, माँ, मैं शहर जाऊंगा, काम ढूंढकर वापस आऊंगा। वहां ज्यादा मौके हैं। मैं वहां पढ़ाई भी कर लूंगा और काम भी कर लूंगा। माँ की आंखें डर और उम्मीद के मिले जुले भाव में भर आई। उसने बेटे की जांघ पकड़कर कहा, बेटा, तू बहुत जवान है। शहर बड़ा है, पर तेरी हिम्मत बड़ी है। पर एक बात याद रखना, घर लौट कर आना। वो रात अंशु ने अपने बैग की सारा सामान गिनकर रखा। पुरानी किताबें, एक जोड़ी कपड़े और अपने सपनों की वो छोटी कॉपी जिसमें लिखा था, माँ बाप को गरीबी से बाहर लाना। वो जानते समझते हुए चला कि ये कदम आसान नहीं होगा, पर घर की हालत ने उसे विकल्प से वंचित कर दिया था। गांव की मिट्टी ने उसे पाला था, पर अब वही मिट्टी उसकी उड़ान की वजह बननी थी, ना कि उसकी बेड़ियां। उस सुबह सूरज उगते ही अंशु ने अपने पिता के हाथ थामकर कहा, बाबा, मैं कुछ समय के लिए चला जा रहा हूँ। आप दोनों का ध्यान रखना, मैं लौट आऊंगा। रामलाल ने चुपचाप सिर हिलाया। उसकी आंखों में जो गर्व और चिंता थी, वही उस क्षण बोल रही थी। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ अंशु ने पहला कदम गांव से बाहर की ओर रखा, जहां नए संघर्ष, नई उम्मीदें और पढ़ाई के साथ साथ मेहनत की भी पड़ते उसके इंतजार में थी। अंशु के हाथ में एक छोटा घिसा हुआ बैग था, जिसमें 2 पुराने कपड़े, एक बोतल पानी, कुछ सूखे चने और वो छोटी कॉपी थी जिसमें उसके सपने लिखे थे। गांव की गलियां सुबह की धुंध में डूबी हुई थीं। कुत्तों के भौंकने की आवाज दूर दूर से आ रही थी, और उसी शांत माहौल में अंशु अपने सपनों की दिशा में पहला कदम बढ़ा रहा था। घर के बाहर खड़े पिता ने उसे एकटक देखा। उनकी आंखें लाल थीं, रात भर सो नहीं पाए थे। अंशु ने जब उनके पैर छुए तो पिता ने उसके सिर पर हाथ रख के कहा, बेटा, शहर बड़ा है, लेकिन मेरे अंशु से बड़ा नहीं। हिम्मत मत हारना और अपने लक्ष्य को मत भूलना। अंशु ने सिर हिलाया। उसका गला रुंध गया था। माँ ने उसके हाथ में 2 रोटी और थोड़ी भुनी मूंगफली दी और अपने पल्लू से उसकी आंखें पोंछते हुए बोली, बेटा, मैं तुझे रोक नहीं रही, सिर्फ इतना कह रही हूँ, खुद को भूखा मत रखना। ये बात सुनकर अंशु अपना दर्द छुपाते हुए हंसा। माँ, मैं भूखा नहीं रहूंगा, मैं भूख से लड़कर जीतूंगा। और फिर वो मुड़ गया, धीरे धीरे दूर होता गया। गांव की मिट्टी उसके पैरों से जैसे चिपकती हो और कह रही हो, जल्दी वापस आना। गांव की छोटी बस स्टैंड पर वो पहुंचा। जेब में मात्र 320 रुपए थे, यानी कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। बस आई, अंशु चढ़ा और सबसे पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसने गांव को आखिरी बार देखा। खेत, आम का पेड़, कच्ची सड़क और उसके अपने माता पिता। पहली बार उसे लगा कि वो कितना छोटा है और दुनिया कितनी बड़ी। पर फिर उसने अपनी कॉपी खोली और पहला पन्ना देखा। मैं अपने माता पिता का जीवन बदलूंगा। और उसे फिर शक्ति मिली। बस शहर में दाखिल हुई। ऊंची ऊंची इमारतें, गाड़ियों की लंबी लाइनें, तेज आवाजें, सब कुछ अंशु के लिए नया था। उसने मन ही मन खुद से कहा, यही मेरी मंजिल बनेगी। पर मंजिलें इतनी जल्दी नहीं मिलती। शहर में कदम रखते ही उसे 3 सच्चाइयां समझ में आ गईं। 1, यहाँ किसी के पास समय नहीं। 2, हर चीज पैसों से चलती है। 3, गरीब की कोई सुनवाई नहीं। अंशु पहले 2 घंटे सिर्फ सस्ते कमरे ढूंढता रहा। किसी ने कहा 2000 रुपये महीना, किसी ने कहा 2500 रुपये महीना, और ज्यादातर जगहों पर एडवांस की मांग थी। अंशु के दिल में डर बैठ गया। अगर इतने पैसे कमरे में दे दिए तो फिर वो खाएगा क्या? आखिरकार एक बड़े मंदिर के पीछे उसे एक खाली जगह दिखी, जहां काम की तलाश में आए लोग रात गुजारते थे। वही उसकी पहली रात थी शहर में। फुटपाथ पर, टूटी सीढ़ियों पर, सड़क की रोशनी में, हवा की सर्दी में, पर दिल में एक मजबूत आग के साथ कि मैं हारने नहीं आया हूं। अगले दिन उसने कई कॉलेजों में जाकर पूछा, सर, मैं पढ़ना चाहता हूं, फीस कम कर दीजिए। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कहा स्कॉलरशिप नहीं है, पर एक कॉलेज ने कहा, अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे
और अंशकालिक काम करोगे तो हम तुम्हारी फीस कम कर देंगे। अंशु की आंखों में चमक पैदा हुई। कॉलेज का फॉर्म भरा गया। फीस का आधा भाग किसी तरह जमा कर दिया गया, कुछ माँ बाप से, कुछ रिश्तेदारों से उधार और कुछ उसने खुद ट्यूशन पढ़ाकर जुटाया। अब पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन शहर का खर्च पूरा करने के लिए काम ढूंढना जरूरी था। अंशु ने शहर में कई जगह ढूंढा, दुकानों में, रेस्टोरेंट में, होटल में, ऑफिस में, हर जगह एक ही जवाब, अनुभव चाहिए, तुम बहुत छोटे हो। लेकिन एक छोटे कैफे में मालिक ने उसे मौका दिया। लड़के, पढ़ाई कर रहा है? हाँ सर। मेहनत करोगे? जी सर। तो कल से काम पे आ जाना, 3,000 रुपये महीना। अंशु का दिल उछल पड़ा। ये उसकी पहली नौकरी थी। वो कैफे में बर्तन धोता, टेबल साफ करता और कभी-कभी चाय भी बनाता था। लेकिन वो ये काम बोझ समझकर नहीं करता था। ये उसकी सफलता की पहली सीढ़ी थी। कॉलेज प्लस काम प्लस पढ़ाई प्लस घर से दूर की जिंदगी, सब कुछ एक साथ था। लेकिन वो मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं यहां तक आया हूं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। उसकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। शहर का जीवन अंशु के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ हर सेकंड तेजी से गुजरता था। लोग दौड़ते थे, गाड़ियां भागती थीं और हर इंसान अपनी अपनी परेशानी में उलझा हुआ था। लेकिन इस तेज रफ्तार शहर में एक चीज धीरे धीरे, चुपचाप पर मजबूती से बढ़ रही थी, अंशु का संघर्ष। कॉलेज के पहले दिन वो साधारण से कपड़े पहनकर क्लास में पहुंचा। कुछ छात्रों ने उसे देखकर फुसफुसाया, ये गांव से लगता है, देखो जूते भी पुराने हैं। लेकिन हर बार की तरह अंशु ने इन बातों को दिल पर नहीं लिया। उसे पता था कि वो किस लिए आया है, पढ़ाई करने। पहली ही क्लास में जब प्रोफेसर ने सवाल पूछा, बाकी छात्र चुप बैठ गए, पर अंशु ने हाथ उठाकर पूरी स्पष्टीकरण के साथ सही जवाब दिया। प्रोफेसर ने हैरान होकर कहा, गुड, व्हाट्स योर नेम? सर, अंशु। अंशु हल्की मुस्कान के साथ खड़ा हो गया। क्लास में पहली बार लोगों ने उसे अलग नजर से देखा। कुछ छात्रों ने उसके पास आकर कहा, यार तू काफी इंटेलिजेंट है, कितने घंटे पढ़ता है? अंशु में बस इतना कहा, घंटे नहीं गिनता, बस सपनों को गिनता हूं। हर दिन का शेड्यूल ऐसा था, सुबह 6 बजे उठना, 7-8 बजे तक नोट्स पढ़ना, 9 से 1 बजे तक कॉलेज, 2 बजे कैफे की नौकरी, 8 बजे तक काम, रात 9 से 12 बजे तक पढ़ाई और कई बार भूखे पेट सो जाना। लेकिन अंशु को ये जीवन पसंद था। वो खुद से कहता, ये मेहनत सिर्फ आज की है, कल का जीवन बदलने वाला है। कैफे के मालिक ने जल्दी ही समझ लिया कि अंशु बाकी लड़कों जैसा नहीं है। वो काम दिल से करता है, धोखा नहीं देता, वक्त पर आता है और सीखना चाहता है। एक दिन मालिक ने कहा, लड़के, मैं तुम्हें 3,000 नहीं, अब से 5,000 दूंगा, तू मेहनत करता है। अंशु की आंखें चमक गईं। वो बोला, थैंक यू सर, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। बाहर आकर उसने अपनी कॉपी निकाली और लिखा, जब मेहनत बढ़ती है तो इनाम भी बढ़ता है। अंशु का खर्च कुछ इस प्रकार था, कमरे का किराया 1,200 रुपये, खाना 40 से 50 रुपये रोज, बस किराया 8 से 10 रुपये, कॉलेज फीस किश्तों में, किताबें सेकंड हैंड। और फिर भी अंशु हर महीने 500 से 700 रुपये बचाने की कोशिश करता था। वो इन्हें एक लिफाफे में रख देता। बहुत मेहनत से बचाए हुए वे पैसे उसके लिए नोट नहीं, हिम्मत थे। एक दिन कॉलेज में फाइनेंशियल अवेयरनेस सेमिनार रखा गया। सेमिनार लेने आया था एक युवा फाइनेंस एक्सपर्ट। उसने कहा, अगर आप गरीब हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप बिना योजना के जीवन जीते हैं तो इसमें आपकी गलती है। अंशु की आंखें खुल गईं। वो आगे बोला, हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाइए और उसे बैंक में जमा कर मत रखिए, इसे SIP में लगाइए। अंशु ने तुरंत हाथ उठाकर पूछा, सर अगर कोई सिर्फ 500 रुपये ही बचा सकता है तो क्या वो SIP कर सकता है? फाइनेंस एक्सपर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल कर सकता है। SIP 500 रुपये से भी शुरू होता है और यही 500 रुपये आने वाले सालों में आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अंशु सुनते ही स्तब्ध रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि छोटा सा जमा पैसा एक दिन इतना बड़ा बन सकता है। वो उसी दिन घर जाकर इंटरनेट पर SIP क्या है खोजने लगा और 2 घंटे बाद उसकी नोटबुक के एक पन्ने पर लिखा हुआ था, मैं हर महीने 500 रुपये की SIP शुरू करूंगा, कर्ज चुकाऊंगा, घर बनवाऊंगा, माँ बाप को आराम दूंगा। उसने अपनी राह ढूंढ ली थी। शहर की भीड़ में गरीब किसान का बेटा, फटी जेबों वाला युवक, हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलने वाला छात्र, धीरे धीरे कैसा आदमी बन रहा था जिसे भविष्य थामने वाला था। उसने पहला कदम उठा लिया था और अब आगे की राह उसे और ऊंचाइयों तक ले जाने वाली थी।
अंशु की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंट गई थी। दिन में वो एक छात्र था और शाम में कैफे का मेहनती कर्मचारी। लेकिन एक तीसरा हिस्सा भी था जो उसकी किस्मत बदलने वाला था, एसआईपी निवेश। ये बात वो किसी से नहीं कहता था। कैफे में काम करते समय जब भी उसे टिप मिलती, वो चुपचाप उसे अपनी जेब में डालकर रात को कमरे पहुंचकर एक छोटे डिब्बे में रख देता। उसे पता था बचत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। 3 साल की पढ़ाई कठिन थी, लेकिन अंशु ने बीच में कभी हार नहीं मानी। ना नौकरी छोड़ी, ना पढ़ाई छोड़ी, ना एसआईपी बंद की। आखिरकार जब कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर खत्म हुआ तो अंशु ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। पहले इंटरव्यू में उसे घबराहट हुई, दूसरे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया गया, तीसरे में कहा गया अनुभव चाहिए। लेकिन चौथे इंटरव्यू में एक कंपनी ने उसे मौका दिया। एचआर ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अंशु ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हार नहीं मानता सर। एचआर मुस्कुराया, जॉइनिंग लेटर ले लीजिए, हमारे यहाँ ऐसे लोग ही चाहिए। उसकी पहली सैलरी तय हुई, 18,000 रुपये महीना। जैसे ही उसने जॉइनिंग लेटर हाथ में लिया, उसकी आंखें भर आईं। वो बाहर आया, आकाश की ओर देखा और धीरे से बोला, माँ, बाबा, आपका बेटा सफल होने लगा है। उसने उसी दिन मंदिर जाकर धन्यवाद किया, फिर बैठकर अपनी कॉपी खोली और लिखा, मेहनत प्लस समय बराबर सफलता का पहला फल। पहली सैलरी मिलने के बाद अंशु ने सबसे पहले एसआईपी की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी। उसने सोचा, अगर मैं समझदारी से निवेश करूं तो कुछ सालों में सारी गरीबी खत्म हो सकती है। हर महीने वो समय पर एसआईपी जमा करता, कभी भी दिमाग में ये बात नहीं आने देता कि ये 1500 रुपये खर्च भी हो सकते थे। वो जानता था ये 1500 रुपये उसका भविष्य है। 2 साल बीत गए, उसकी सैलरी बढ़कर 24,000 रुपये हो गई। पदोन्नति मिली, एसआईपी की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी। इन 2 सालों में उसका एसआईपी फंड तेजी से बढ़ा, मार्केट अच्छा चला, निवेश का 2 गुना लाभ मिला। अंशु ने खुद को आईने में देखते हुए कहा, गरीब मैं पहले था, सोचतार मैं अब हूं। एक दिन उसे मोबाइल पर उसके एसआईपी खाते का अपडेट आया। वो देखते ही चौंक गया। उसका कुल निवेश लगभग 1,20,000 रुपये था, लेकिन उसके फंड की वैल्यू पहुंची 2,07,000 रुपये तक। उसने 3 बार स्क्रीन को देखा, उसे विश्वास नहीं हुआ। यानी मेरी छोटी छोटी बचत अब 2 लाख से ज्यादा हो चुकी है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें नम हो गईं। उसने भगवान को धन्यवाद कहा। वो तुरंत अपने पिता को फोन करता है, बाबा सुनिए, मेरा एसआईपी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। पिता ने हंसते हुए पूछा, कितना हुआ बेटा? 2 लाख से ज्यादा बाबा। दूसरी तरफ लंबे समय तक चुप्पी थी। फिर पिता के गले रुंधी आवाज आई, बेटा, तेरा भाग्य नहीं, तेरी मेहनत बढ़ी है। उस रात वो अपने कमरे के फर्श पर बैठा रहा। जीवन में पहली बार उसे लगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कई वर्षों से उसके घर पर कर्ज का काला साया था। साहूकार की धमकी, पिता की चिंता, माँ की बीमारी, ये सब यादें उसके दिल पर चाकू की तरह लगी थीं। उसने मुट्ठी भींचकर कहा, अब मैं ये कर्ज मिटाऊंगा, हमारे घर पर बोझ नहीं रहेगा। और वो अगले ही हफ्ते गांव जाने की तैयारी करने लगा। उसकी कहानी अब निर्णायक मोड़ पर थी। अंशु गांव पहुंचने से पहले पूरी रात सो नहीं पाया था। उसकी आंखों में बार बार बचपन के दृश्य घूम रहे थे। वही टूटी चारपाई, वही बरसात में चूती छत, वही कागज का लैंप और वो माँ बाप की बेबसी। अब वो उसी घर लौट रहा था, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, अपने साथ मेहनत, कमाई और एसआईपी से मिला वरदान लेकर। जब अंशु गांव पहुंचा तो उसे देखकर माँ की चीख निकल गई। अंशु, मेरा बेटा आ गया। माँ ने उसे गले लगाया, इतनी जोर से कि मानो वर्षों का दर्द उससे चिपक कर रोना चाहता हो। पिता दरवाजे तक दौड़े, उनकी आंखें नम, लेकिन चेहरे पर गर्व की चमक थी। पिता ने कहा, बेटा, तू बहुत बदल गया है, अब तू शहर वाला लगता है। अंशु हंसकर बोला, नहीं बाबा, मैं आज भी वही अंशु हूं, बस जिम्मेदारियां बड़ी हो गई हैं। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरा, बेटा, तूने खाया, लंबा सफर करके आया है। अंशु बोला, माँ, पहले एक बहुत जरूरी काम है। माँ पिता दोनों उसे देखने लगे। अंशु ने बैग से एक लिफाफा निकाला, उसे मजबूती से पकड़कर बोला, बाबा चलिए, आज कर्ज चुकाते हैं। पिता डर गए, नहीं बेटा, साहूकार बड़ा गुस्सैल है, हमने आज तक कभी वैसे बात नहीं की उससे। अंशु बोला, आज मैं करूंगा, अब हम डरने वाले नहीं हैं। उसके स्वर में इतनी दृढ़ता थी कि पिता बिना विरोध किए चल पड़े।
माँ घर के दरवाजे से उनकी ओर देखती रही। आंखों में दुआएं थीं। साहूकार के घर पहुंचकर अंशु ने दरवाज़ा खटखटाया। साहूकार बाहर आया। पहले तो उसने अंशु को पहचान ही नहीं पाया। कौन हो? अंशु बोला। मैं अंशु हूँ, रामलाल का बेटा। साहूकार के चेहरे पर व्यंग उभरा। ओह, वो गरीबी वाला लड़का। क्या हुआ, फिर किश्त चुकाने आए हो? इस बार अंशु के चेहरे पर डर नहीं था। उसने लिफाफा बढ़ाया। नहीं, कर्ज चुकाने आया हूं, पूरा का पूरा। साहूकार चकित रह गया। पूरा? तुम लोग कहाँ से लाए इतने पैसे? अंशु शांत स्वर में बोला। मेहनत से और निवेश करके। साहूकार ने पैसे गिने, एक एक नोट सही, कोई गलती नहीं। फिर उसने एक पुरानी रसीद निकाली जिस पर सालों से धूल जमी थी। उसने कलम उठाई, रसीद पर मोहर लगाई और कहा, अब तुम्हारा कर्ज खत्म, तुम लोग अब आज़ाद हो। पिता की आंखों से आंसू बह निकले। उनका कंधा कांप रहा था। अंशु ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, अब आपको किसी से झुककर बात नहीं करनी पड़ेगी। ये वाक्य सुनकर पिता का दिल भर आया। घर की ओर लौटते समय गांव की मिट्टी उसे अलग महसूस हुई, जैसे वो उससे कह रही हो, तूने आज हमें गर्व दिलाया अंशु। माँ ने दरवाजे पर ही पूछा, हो गया बेटा? अंशु मुस्कुराया। हाँ माँ, आज से हमारा सिर कभी नहीं झुकेगा। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। तुमने हमारा जीवन बचा लिया। वो पहली बार किसी बेटे को नहीं बल्कि एक नायक को गले लगा रही थी। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा। माँ ने अचार निकाला। पिता ने हंसते हुए कहा, आज दाल भी मीठी लग रही है। अंशु ने अपनी कॉपी निकाली और उसमें एक नया वाक्य लिखा। पहला लक्ष्य पूरा, कर्ज खत्म। अब नया लक्ष्य, अपने माता पिता के लिए पक्का घर। उसने कॉपी बंद की और गहरी सांस ली। उसे पता था, ये जीत सिर्फ शुरुआत है। अब उसे घर बनाना था, माँ बाप को सुविधा देनी थी और जिंदगी को नई दिशा देनी थी। कर्ज चुकाए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे घर की हवा बदल गई है। अब माँ की आंखों में डर नहीं, सुकून था। पिता की चाल झुकी हुई नहीं, सीधी हो गई थी। घर छोटा था, टूटा था, पर पहली बार उसमें खुशियों की रोशनी फैली थी। लेकिन अंशु जानता था, सच्ची मुश्किलों का अंत तब होगा जब वो अपने माता पिता के लिए एक पक्का, सुरक्षित, सुंदर घर बना देगा। एक दिन रात के भोजन के बाद अंशु पिता के पास बैठा। बाबा, आप कब से पक्का घर बनाने का सपना देख रहे थे? पिता ने धीमी हंसी के साथ कहा। सपना तो शादी के समय का था, पर गरीब के सपने अक्सर मिट्टी में दब जाते हैं। अंशु ने उनके हाथ थाम लिए। अब वो सपना मिट्टी में नहीं दबेगा, अब वो ईंट ईंट बनकर खड़ा होगा। पिता उसे देखते रह गए। वो लड़का जो कभी उनके पीछे खेतों में मिट्टी के ढेले तोड़ा करता था, आज वही लड़का घर खड़ा करने की ताकत बनने जा रहा था। माँ चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोली, क्या सच में नया घर बनेगा बेटा? अंशु ने कहा, हाँ माँ, बहुत जल्दी। अंशु ने अगले ही दिन अपना लैपटॉप खोलकर घर का बजट बनाया। जमीन तो पहले से थी, निर्माण का खर्च, मजदूरी, ईंट, सीमेंट, पानी और बिजली, दरवाजे, खिड़कियां, टाइल्स और पेंट, अंदर की व्यवस्था, कुल मिलाकर 7-8 लाख रुपए की जरूरत थी। माँ बाप के चेहरे उतर गए। वे सोच रहे थे ये बहुत बड़ी रकम है, पर अंशु के चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोला, चिंता मत कीजिए, मेरे SIP में पैसा बढ़ रहा है और हर महीने मेरी बचत भी मजबूत है। हम धीरे धीरे करेंगे, पर करेंगे जरूर। 1 महीने बाद जिस दिन घर की नींव खोदी गई, माँ ने पूजा की थाली रखी और रोते हुए बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने जीवन में ये दिन देखूंगी। पिता ने गर्व से कहा, हमारा बेटा पढ़ने नहीं, तरक्की करके आया है। अंशु ने नींव में पहली ईंट रखते हुए कहा, अब हमारे परिवार की किस्मत भी इसी तरह मजबूत होगी। गांव के लोग देखने आए। कुछ ने तारीफ की, कुछ ने पुरानी गरीबी को याद करते हुए कहा, कौन सोच सकता था कि रामलाल का बेटा घर बनाएगा। अंशु को लोगों की बात फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए सिर्फ माँ बाप का गर्व ही काफी था। निर्माण का काम तेजी से शुरू हो गया। दिन भर मजदूरों के हथौड़े की आवाज, ईंटों की खटर-पटर, सीमेंट मिलाने की गंध, ये सब अंशु के कानों में संगीत जैसा लगता था। वो रोज शहर से काम के बाद बस पकड़ के गांव आता, घर के निर्माण को देखता और मजदूरों से बातें करता। माँ उसके लिए गरम रोटी और चाय बनाकर लाती। पिता गर्व से लोगों से कहते, ये घर मेरा बेटा बना रहा है। धीरे धीरे घर की दीवारें खड़ी हो गई,
खिड़कियां लग गईं, छत डल गई और जब रंग किया गया तो घर इतना सुंदर लगा कि माँ ने दहलीज छूकर कहा, मेरी किस्मत भी रंग गई। जब घर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया तो गांव में जैसे उत्सव सा माहौल हो गया। नया बड़ा दरवाज़ा, टाइल वाला फर्श, रंगीन दीवारें, बेहतर रसोई और हवा चलने के लिए सूर्य की रोशनी, सब कुछ पूरी तरह बदल चुका था। अंशु पहली बार घर में घुसा और चारों ओर एक लंबी नज़र घुमाई। वो भावुक हो गया। माँ बोली, आजा बेटा, इस घर का पहला कदम तेरे नाम। पिता ने आंसू पूंछते हुए कहा, बेटा, हमने तुझे जन्म दिया, लेकिन आज तूने हमें नई जिंदगी दी है। अंशु ने दोनों के पैर छूकर कहा, ये सिर्फ घर नहीं, हमारा सम्मान है। सालों बाद पहली बार परिवार पक्के घर में, आवाज़ से दूर, सुरक्षित दीवारों के बीच बैठा था। माँ ने कहा, बेटा, अब मुझे डर नहीं लगता। पिता बोले, अब मुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। और अंशु ने सोचा, अब कोई तूफान मेरे घर को नहीं गिरा सकेगा। नया घर बन जाने के बाद गांव की हवा भी जैसे बदल गई थी। अब घर की दीवारों में मजबूती थी, छत से पानी नहीं टपकता था, फर्श ठंडा और साफ था और सबसे बढ़कर माँ बाप के चेहरे पर सुकून था। अंशु जब भी घर आता उसे लगता कि वो किसी सपने में है। वो घर जिसकी कल्पना उसने कंडे की रोशनी में पढ़ते समय की थी, वही घर अब उसके सामने मजबूती से खड़ा था। माँ जब रसोई में जाती तो अब धुआं नहीं निकलता था। चूल्हे की जगह गैस चूल्हा था, कोमों में पंखा लगा था और दीवारों में सुंदर टाइलें। एक दिन माँ ने अंशु का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब मुझे डर नहीं लगता कि कहीं छत गिर जाएगी या बारिश में घर भीग जाएगा। तूने मुझे आराम दिया। एक माँ की दुआ हमेशा तेरे साथ है। अंशु ने माँ के हाथ थामकर कहा, माँ, ये सब आपकी दुआओं की वजह से है। माँ के चेहरे पर वो चमक वापस आती देखकर अंशु की सारी थकान मिट जाती थी। पिता रामलाल अब किसी से ना डरते थे, न सिर झुकाते थे। एक दिन खेत में काम करते समय उन्होंने अंशु से कहा, बेटा, पहले मुझे लगता था कि मैं असफल हूँ क्योंकि अपने घर के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, मेरे बेटे ने मेरी असफलता को अपनी सफलता में बदल दिया। अंशु की आंखों में पानी आ गया। वो बोला, बाबा, अगर आपने मुझे स्कूल नहीं भेजा होता, अगर आपने मुझे मेहनत नहीं सिखाई होती, तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। पिता ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब जो तूने कमाया है उससे ज्यादा तूने हमें सम्मान दिया है। शहर लौटकर अंशु ने अपनी नौकरी और निवेश दोनों पर और अधिक ध्यान देना शुरू किया। सैलरी बढ़कर 30,000 रुपये प्रति माह हो गई, पदोन्नति मिली, एसआईपी बढ़कर 5,000 रुपये प्रति माह कर दी। अब उसके निवेश लगातार बढ़ रहे थे। वो जानता था कि जीवन में सिर्फ कमाना काफ़ी नहीं, भविष्य सुरक्षित करना भी ज़रूरी है। हर महीने जब वो एसआईपी राशि जमा करता तो उसे ऐसा लगता जैसे वो अपने माता पिता की और ज़्यादा सुरक्षा कर रहा है। कुछ सालों में उसका फंड लाखों को पार कर गया। 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 12 लाख रुपए। फिर धीरे धीरे बाजार और ऊंचा गया, निवेश बढ़ता गया और एक दिन उसके खातों में 20 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गए। वो चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने छोटे निवेशक इतना बड़ा रूप ले सकते हैं। उसने खुद से कहा, ये सिर्फ पैसे की जीत नहीं, ये धैर्य और समझदारी की जीत है। हर महीने वो 2-3 दिन गांव आता। माँ उसके लिए गर्म रोटियां बनाती, पिता उसे लेकर खेत घुमाते और शाम को घर के आंगन में तीनों बैठकर बातें करते। अब कोई चिंता नहीं थी, न कर्ज, न गरीबी, न भाग दौड़ का डर। पिता कहते, बेटा, पहले जब तू शहर गया था तब हम डरते थे कि पता नहीं क्या होगा, पर आज जब तू आता है तो हमारा घर जन्नत बन जाता है। अंशु हंसते हुए कहता, बाबा, अब तो मैं और ज्यादा समय आपके साथ बिताऊंगा। मैंने अपनी सारी छुट्टियां आपको दे दी हैं। माँ मुस्कुराती, आंखें भर आती और कहती, भगवान हर घर में ऐसा बेटा दे। उस रात अंशु ने अपनी कॉपी खोली और एक नई लाइन लिखी। वो वही कॉपी थी जिसमें उसने बचपन से अपने सपने लिखे थे। आज उसने उसमें लिखा, जो कुछ मिला है वो मेहनत का फल है और जो कुछ मिलेगा वो आशीर्वाद का। उसने कॉपी बंद की, गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया, अब जीवन स्थिर है, अब खुशी ही खुशी है। अंशु की कहानी अब उस मोड़ पर थी जहाँ कभी डर, कर्ज और संघर्ष खड़े थे, अब वहाँ शांति, सम्मान और खुशियाँ थीं। नया घर, स्थिर नौकरी, माता पिता का सुकून और हर महीने बढ़ता एसआईपी निवेश, सब मिलकर एक ऐसा जीवन बना रहे थे जिसका सपना अंशु ने बचपन में कंडे की रोशनी में बैठकर देखा था। गांव में सुबह अलग होती है।
हल्की हवा, गायों की घंटियां, सूरज की पहली किरणें और खेतों से आती मिट्टी की खुशबू। अब जब अंशु घर आता तो यही खुशबू उसका स्वागत करती। माँ सुबह उसके लिए गर्मा-गर्म पराठे बनाती। वो प्यार से पूछती, और बता बेटा, शहर में सब ठीक है ना? अंशु मुस्कुराकर कहता, सब ठीक है माँ, पर यहाँ जितना सुकून है वो कहीं नहीं। पिता उसे लेकर नए बने आंगन में बैठ जाते। दोनों चाय पीते हुए बातें करते, खेती की, परिवार की और भविष्य की भी। पहले पिता चिंतित स्वर में बात करते थे, अब उनका स्वर गर्व से भरा होता था। गांव में लोग अब कहते, देखो रामलाल का बेटा कितना समझदार निकला। शहर गया, पढ़ाई की, नौकरी की, कर्ज उतार दिया, घर भी बना लिया। बच्चों को इसकी कहानी सुनानी चाहिए। कई माता पिता अपने बच्चों से कहते, पढ़ोगे तो अंशु जैसा बनोगे, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। अंशु जब ये सुनता तो उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल जाती। ये वो सम्मान था जो कभी उसके परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा था। अब अंशु को एहसास हुआ कि एसआईपी सिर्फ निवेश नहीं, भविष्य की सुरक्षा है। हर महीने वो अपनी एसआईपी राशि बढ़ाता गया, 500 रुपये से 1500 रुपये, 3000 से 5000, 5000 से 8000। कुछ ही वर्षों में उसके खातों में लाखों जमा हो गए। वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखता तो उसे विश्वास नहीं होता। कुल निवेश 9 लाख रुपए, कुल फंड वैल्यू 23 लाख रुपए प्लस। एसआईपी ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो सोचता, जो पैसा अगर खर्च हो जाता वो आज मुझे सुरक्षा दे रहा है। एक दिन ऑफिस में अंशु को एक बड़ा पद ऑफर किया गया। सैलरी भी ज्यादा थी, जिम्मेदारी भी, लेकिन वो सोच में पड़ गया। उसे याद आया पिता की झुकी पीठ, माँ की थकी आंखें और बरसात में चूती छत। वो खुद से बोला, मैं पैसे कमाने नहीं, परिवार को खुश करने गया था। उसने पद लेने से मना कर दिया। घर लौटकर उसने माँ पिता से कहा, अब मैं महीने में ज्यादा दिन आपके साथ बिताऊंगा, मैंने प्रमोशन ठुकरा दिया। माँ चौंक गई। अरे बेटा, प्रमोशन क्यों छोड़ा? अंशु बोला, क्योंकि मैं आपके साथ समय बिताना चाहता हूँ, न कि सिर्फ पैसे कमाना। पिता ने कहा, पैसा हमेशा कमाया जा सकता है, पर माँ बाप के साथ बिताए पल वापस नहीं आते। उसी पल अंशु ने महसूस किया ये फैसला सही था। एक शाम पिता आंगन में बैठे थे। माँ भोजन परोस रही थी। अंशु उनके पास आया और बोला, कैसे हो माँ बाबा? पिता ने कहा, बेटा आज हम निश्चिंत हैं, न कर्ज, न चिंता, न गरीबी का डर। हमारे पास तू है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी। माँ ने कहा, तूने हमें नई जिंदगी दी है, अब हम चैन से जी सकते हैं। अंशु की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अगर मैं कुछ बन पाया हूं तो ये आपकी दुआओं से और मेरी मेहनत से। रात को अंशु अपनी पुरानी कॉपी लेकर नए घर की छत पर बैठा। उसने उसमें आखिरी लाइन लिखी, गरीबी ने मुझे नहीं हराया, मैंने गरीबी को हराकर दिखाया। उसने कॉपी बंद की और आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे, जैसे उसके लिए तालियां बजा रहे हों। वो मुस्कुराया, गहरी सांस ली और महसूस किया अब उसकी जिंदगी में संघर्ष नहीं, सुकून है, सम्मान है और माँ बाप का प्यार है। यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। कहानी का संदेश। ये कहानी सिखाती है कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, रोकती है सिर्फ उसकी सोच। अगर लगन, मेहनत और सही दिशा में किया गया निवेश साथ हो तो कोई भी साधारण इंसान अपने परिवार की किस्मत बदल सकता है। अंजू की तरह जो सपनों को ईमानदारी से पूरा करने पर विश्वास रखता है, वो कर्ज से निकलकर सम्मान और खुशी भरी जिंदगी बना सकता है। मेहनत प्लस शिक्षा प्लस समझदारी बराबर बदली हुई जिंदगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।